इस वीडियो में अध्ययन करेंगे सिकंदर और उसके आक्रमण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का, और साथ में ऐसे इतिहासकारों के कथन के जिन्हें जानने के बाद झेलम युद्ध के विषय में आपकी विचारधारा ही बदल जाएगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट तथ्यों को शामिल किया गया है। नंबर 1, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश के साइरस का था। बहुत इम्पोर्टेंट है। साइरस को ही क्रूस भी कहा जाता है, किसी पुस्तक में साइरस, किसी में क्रूस लिखा होता है। किंतु यह आक्रमण असफल हुआ। सीमावर्ती जो गणराज्य थे उन्होंने इसको मार भगाया। इसके बाद प्रथम सफल आक्रमण साइरस के पुत्र दारा प्रथम का था, जिसे दारिया बहु भी लिखा रहता है कुछ जगह। इसने जो भूभाग भारत का जीता उसे फारसी साम्राज्य में मिला लिया और उसे अपने राज्य का 20वां प्रांत बना लिया। ये 20वां प्रदेश बना लिया, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके राज्य में कुल 28 प्रदेश थे। सिकंदर ने दारा तृतीय को, अब सिकंदर का आगमन होता है, सिकंदर ने दारा तृतीय को हराकर ईरान के हखामनी साम्राज्य का अंत कर दिया। इस प्रकार यह साम्राज्य नष्ट हुआ। नंबर 4, सिकंदर कौन था, आप जानेंगे इसमें। सिकंदर यूनान में स्थित मकदूनिया, जिसे मैसिडोनिया भी कहते हैं, के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था और इसकी माता ओलंपिया थी, जो एक युद्ध में प्राप्त हुई थी। इसी कारण वो यानी जबरदस्ती आई थी, तो अपने पति फिलिप द्वितीय से नफरत भी करती थी। कहते हैं कि इसी ने जहर देकर फिलिप को मार दिया था। नंबर 5, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे और अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। ये महान गुरु का महान शिष्य था यूनानी दार्शनिक अरस्तु, प्लेटो के शिष्य थे और अरस्तु का जन्म स्टेगरिया में हुआ था। इन्होंने पॉलिटिक्स नाम की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है। ये यूनानी दार्शनिक प्लेटो, इन्हें अफलातून भी कहा जाता है। अफलातून इनकी उपाधि है। और नंबर 8 में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह प्रसिद्ध कथन अरस्तु का है कि वह एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग वह नहीं रह सकता। नंबर 9, सिकंदर अपने सगे संबंधियों को मारकर मैसिडोनिया का राजा बना था और मिस्र, सीरिया, तुर्की, इराक, ईरान, बैक्टीरिया आदि को जीतता हुआ खैबर दर्रे से भारत में घुसा था। इसने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया और उसके बाद इसका सामना पुरू से हुआ। नंबर 10, सिकंदर ने काबुल व सिंध के बीच में एक सिकंदरिया नाम का शहर बसाया था, जिसे अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं, क्योंकि सिकंदर को अलेक्जेंडर कहते हैं। अब नंबर 11 में देखिए, सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व हमला किया। बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस समय सिंध और पंजाब के राजा थे पुरु, जिन्हें पौरस या पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम की स्पेलिंग गलत लिखी है, आप ठीक पढ़ लीजिए। जिसकी राजधानी लाहौर के आसपास थी। नंबर 12, अब पुरु का थोड़ा परिचय। पुरु महाराज बमनी और महारानी वीरांगना महारानी जो तक्षशिला की राजकुमारी थी अनुसुईया, उनका पुत्र था। यानी पुरु के मामा जो थे वो तक्षशिला में थे। का पुत्र पौरस उर्फ पुरु पंजाब व सिंध के बड़े भूभाग का शक्तिशाली सम्राट था। इसकी राजधानी आधुनिक लाहौर के आसपास थी, ऊपर बताया जा चुका है। नंबर 13, पुरु का शासनकाल ईसा के पैदा होने से 340 ईस्वी पूर्व से 315 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नंबर 14, राजा पुरु से सिकंदर का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था और इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि झेलम नदी का नाम जो वैदिक नाम है वो वितस्ता नाम है। और हाई स्पीड का युद्ध भी इसी युद्ध को कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट 15, सिकंदर ने झेलम के तट पर 2 नगर बसाए थे।
एक निकैया और एक बुकाफेलो। बुकाफेलो इसके घोड़े का नाम था, उसके नाम पर बुकाफेला नगर बसाया था। नकई जो है पंजाब की एक प्राचीन मिसल थी, इसी के नाम पर यह नगर बसा था, इसी मिसल के क्षेत्र में। नंबर 16, सिकंदर भारत में कुल 19 महीने रहा और वापसी में अपने जीते हुए प्रदेश सेनापति फिलिप को सौंपकर 3 यूनानी गवर्नरों में बांट दिए थे। यानी 3 गवर्नरों में बांटे, इनमें से फिर 4 हिस्से हो गए और यही हिंद यमन शासक कहलाए आगे चलकर, इन्हीं 4 राज्यों के शासक। सिंधु के मुहाने पर जाकर उसने सेना को 2 भागों में बांट दिया और 2 भागों में बंटकर वो आगे चली। स्थल मार्ग से जो हिस्सा गया सेना का वो क्रेटेरस के नेतृत्व में चला और जल मार्ग से जो हिस्सा गया वो नियारकस के नेतृत्व में चला। ये दोनों इसके सेनापति थे। नंबर 17, सिकंदर की मृत्यु वापसी के दौरान नेबूकदनेस्सर द्वारा बनवाए गए बेबीलोन के झूलते बाग में 323 ईस्वी पूर्व बुखार से हुई मानी जाती है। ये मृत्यु का कारण विवादित है। कहते हैं कि वापसी में ये गणराज्य जो थे सीमावर्ती भारत के, उसमें घायल हो गया था सिकंदर और उस घायल होने के कारण ही मरा। नंबर नेक्स्ट 18, सिकंदर के समय मगध का राजा कौन था? घनानंद था। सिकंदर किस नदी से वापस गया था? व्यास नदी से वापस गया था और व्यास नदी से गंगा नदी के बीच का जो भाग बचा हुआ था, इसकी सेना बहुत ताकतवर थी और इस ताकतवर सेना ने इसके सैनिकों को व्यास नदी को पार नहीं करने दिया था। उससे आगे घनानंद का राज्य था। नंबर 20, सिकंदर की अंतिम विजय कौन थी? ये पाटल की विजय थी। नंबर 21, सिकंदर का सेनापति कौन था? नियारकस था। 22, प्राचीन काल में रेशम व्यापार पर किसका अधिकार था? ईरान का था। किस राज्य की महिलाओं ने सिकंदर से भयंकर युद्ध किया था? मशक की महिलाओं ने जब पुरुष युद्ध में मारे गए तो वहाँ की महिलाओं ने शस्त्र उठाए थे और अंतिम समय तक यानी जिंदा रहने तक युद्ध किया था। एक कलंक है सिकंदर के नाम पर, सिकंदर के घटनाक्रमों में। नंबर 24, सिकंदर के साथ कौन यूनानी इतिहासकार आया था? एरियन आया था। इसने बहुत सारे झूठ लिखे हैं और वही आजकल प्रचारित हैं। ये उसका वेतनभोगी इतिहासकार उसके साथ था। इसी ने मौके पे घटनाक्रम देखा था जब पुरु सिकंदर को मारने वाला था, किंतु किसी कारण से वो बच गया। अब यूनानी प्रभाव से कुछ भारत में भी कुछ परिणाम निकले। वो थे मुद्रा निर्माण कला परिवर्तित हुई, सिक्के में बदलाव आया, उलूक शैली के सिक्के बनने लगे, अक्षत्रप प्रणाली यहाँ पर चली और गंधार कला शैली यहाँ पर जो विकसित हुई वो यूनानी कला शैली के मिश्रण से विकसित हुई। सिकंदर के विषय में 7 प्रमुख कथन, ये ऐसे कथन हैं उसी समय के लगभग लेखक हैं 2 को छोड़ के, उस समय जो मौजूद थे लेखक, उन्होंने लिखा है और इनके कथन जानने के बाद निश्चित रूप से आपकी विचारधारा बदल जाएगी कि झेलम युद्ध में सिकंदर की विजय हुई, बिल्कुल नहीं हुई उसकी विजय। आइए इन्हीं तत्कालीन लेखकों के विचार पढ़ते हैं जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखे हैं। नंबर 1, कर्टियस। सिकंदर की सेना का एक बड़ा भाग झेलम के एक द्वीप में पहुंच गया। पुरु के सैनिक भी तैरकर उस द्वीप में पहुंच गए, यानी नदी के बीच में एक खाली जमीन थी, उसमें पहुंच गए। उन्होंने यूनानियों के अग्रिम दल पर हमला कर अनेक यूनानी सैनिकों को मार डाला। शेष सैनिक नदी में कूद गए और उसी में मारे गए। दूसरा कथन, एरियन जो सिकंदर का दरबारी लेखक था और उसके साथ था इस यात्रा में, भारत आक्रमण में उसके साथ था, वो खुद लिखता है, भारतीय युवराज ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुसकर सिकंदर को घायल कर दिया और उसके घोड़े बुकाफेलो को मार डाला। ये घटनाक्रम इसने अपनी आंखों से देखा था जब एक सैनिक हाथ पकड़ के सिकंदर का उसको घसीटते हुए घोड़े पर बैठा था, वह सैनिक ले गया जब पुरुष को भाले से मारने वाला था। कर्टियस
एक कथन और कर्टियस का दूसरा कथन है। एक कथन आप पहले देख चुके हैं। इन पशुओं हाथियों ने, यानी हाथियों से सामना यूनानियों का पहली बार हुआ था और वो इनसे बहुत भयभीत हो गए थे हाथियों से। इन पशुओं ने घोर आतंक मचा दिया था। उनकी भीषण चित्कार से सिकंदर के घोड़े न केवल डर रहे थे बल्कि बिगड़कर भाग रहे थे। विशालकाय हाथियों को देखकर वे दूर भागते थे। ऐसे में अब सिकंदर ऐसे स्थानों की खोज में लग गया जहां इनको शरण मिल सके। अब एक और विद्वान डियोडोरस लिखते हैं, हाथियों में अपार बल था और वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। अपने पैरों तले उन्होंने बहुत सारे यूनानी सैनिकों को चकनाचूर कर दिया। अगला कथन E.W. वेज का है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। झेलम युद्ध में सिकंदर की अश्व सेना का अधिकांश भाग मारा गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अधिकांश भाग उसकी सेना का मारा गया। सिकंदर ने अनुभव किया कि यदि लड़ाई जारी रही तो पूर्ण रूप से अपना विनाश कर लूँगा, अतः उसने पुरु से युद्ध बंद करने की प्रार्थना की और पहली बार जब प्रार्थना की पुरु ने उसे रिजेक्ट कर दिया। दोबारा पुरु के एक संबंधी से रिक्वेस्ट करके सिकंदर ने फिर प्रार्थना की। दोबारा में पुरु ने सहमति दे दी वार्ता करने की और बिना डर भय के अकेला ही उसके शिविर में गया था। उसके शिविर में जाने को ही उसके दरबारी इतिहासकार एरियन ने लिखा है, जो सारा घटनाक्रम आज बताया जाता है। जंजीरों में बांध लिया और उसे कैद कर लिया, ये सब एरियन ने लिखा, झूठ है। अगला कथन प्लूटार्क का है जो स्पष्ट कर देगा कि उसमें सिकंदर की विजय हुई ही नहीं। प्लूटार्क, इस युद्ध में किस्मत ने इस बार यूनानियों का साथ नहीं दिया। ये कथन यूनानी दार्शनिक, यूनानी इतिहासकार, तत्कालीन लेखक का स्पष्ट करता है इस बार यूनानियों का साथ न दिया। इसका क्या अर्थ है? सीधा अर्थ है कि वो विजित हुए ही नहीं। प्लूटार्क का यह कथन स्पष्ट संकेत करता है कि सिकंदर पुरु को पराजित नहीं कर सका था। अंतिम कथन रमेश चंद्र मजूमदार, भारतीय इतिहासकार, लंबा उज्ज्वल शरीर, योद्धा तथा शूरवीर, शत्रु पर तीव्र गति से भाला मारने वाले और युद्ध क्षेत्र में भय उत्पन्न करने वाले सम्राट पुरु के 326 ईस्वी पूर्व झेलम युद्ध में वीरता के अद्भुत कार्य तांबे की प्लेटों पर नक्काशी करके तक्षशिला के मंदिर की दीवारों पर लटकाए गए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। और सिकंदर ने दुनिया, जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, इसने मात्र 4% भूमि, विश्व की 4% भूमि जीतने वाले को विश्व विजेता कह दिया गया एरियन के द्वारा। खूब तारीफें गढ़ी गई। जो विश्व जीतने निकला था और भारत का एक छोर भी नहीं जीत पाया, दुनिया की 4% भूमि जीतने वाला विश्व विजेता कैसे हो सकता है? इन विद्वानों के कथन पर विचार कीजिए और